नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम एक बार फिर से उपस्थित हुए एक नए बिंदु के साथ और अब आपकी क्लास से लगातार धुआंधार लगने वाली है। एक महीने में लगभग सारा का सारा पाठ्यक्रम करवा दिया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्ण विचार। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार तो जो भी परीक्षाएं हैं, हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी इससे जुड़े रहते हैं, लेकिन हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है वो रहता है वर्ण विचार। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो रहता है वो वर्ण विचार रहता है, क्योंकि वर्ण विचार, वर्ण के बारे में हमें अगर ज्ञान प्राप्त होगा, वर्ण को हम अच्छे से समझ पाएंगे। आपको बता देता हूं कि ये बड़ा आसान लगता है वर्ण विचार, कि वर्ण विचार को क्या याद करना, लेकिन मैं ये समझ सकता हूं या मुझे ज्ञात है कि विद्यार्थी शायद पहली कक्षा से वर्ण विचार सीखना प्रारंभ करता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक वो हिंदी पढ़ना छोड़ नहीं देता या किसी कंपटीशन या किसी प्रतियोगिता की तैयारी करना छोड़ नहीं देता, तब तक वह वर्ण विचार पढ़ता ही रहता है, बार बार याद करता है वर्ण विचार को। तो कारण क्या है? कारण यह है कि वर्ण विचार जो है ये वो नींव है जिस पर हिंदी का पूरा व्याकरण टिका हुआ है। पूरा का पूरा व्याकरण जो है, जैसे हम पढ़ते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, संधि है, समास है, सब कुछ A to Z जो कुछ भी है व्याकरण से संबंधित वो सब का सब वर्ण विचार पे। और बिना वर्ण विचार के हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास भी तो है, या मान लो अन्य विषय भी है जो हिंदी में जो भी लिखे जाते हैं वो सब के सब वर्ण विचार पर निर्भर करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण विचार को। वर्ण विचार को हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। इसकी अन्य वीडियो में मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन अब भी उसी ट्रिक का प्रयोग करूंगा साथ में इसको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। तो वर्ण विचार में वर्ण में क्या रहता है, वैसे तो आगे हम पढ़ रहे हैं। वर्णों में क्या रहता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। कैसे? कि जैसे ए है, आ है, जितने भी स्वर है, इसके अलावा क है, ख है, ये सभी क्या है? वर्ण है। ये सभी क्या है? वर्ण है। ए, जितने भी स्वर हैं सभी और जितने व्यंजन हैं सभी के सभी किस में आते हैं? वर्ण में। अर्थात वर्ण किन्हें कहते हैं? कि जिन्हें हम उच्चारित स्वर को लिखित रूप देने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। जिनका हम प्रयोग करते हैं, अब जैसे मैंने ए उच्चारित किया, मैं बोला ए को लिखित रूप देने के लिए मैंने ए लिखा, तो ये क्या है? वर्ण है। अब इसमें क्या रहता है कि मैंने दो बातें आपके सामने लेकर आया, ये तो क्या है? स्वर, और ये है व्यंजन। दो बातें आपके सामने आ गई कि वर्ण क्या होते हैं? सभी स्वर और सभी व्यंजन किस में आते हैं? वर्ण में। तो अपने इसका उल्टा चलते हैं। क्या हुआ कि वर्ण विचार, वर्ण के कितने भेद रहते हैं? दो भेद रहते हैं। एक रहता है स्वर और दूसरा रहता है व्यंजन। एक रहता है स्वर और दूसरा रहता है व्यंजन। स्वर सु धन अर, अर्थात अर जो है, सु का मतलब होता है सुखपूर्वक और अर का मतलब होता है गति। अर जो है वो री धातु, गत्यर्थक री धातु से है, जिसका मतलब गति। अर्थात स्वर का अर्थ है सुखपूर्वक गति। और व्यंजन वी धन अंजन, अर्थात विशेषता के सहयोग से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। या साधारण भाषा में हम कह सकते हैं स्वर जिन्हें बिना किसी की सहायता के बोला जा सकता है या जिनका उच्चारण बहुत ही आसान रहता है उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन्हें बिना किसी की सहायता के बोला जा सकता है वो स्वर है, और जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की संख्या मुख्य रूप से 11 मानी जाती है, व्यंजनों की संख्या मुख्य रूप से 33 मानी जाती है, और कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 44। तो वर्ण जो रहते हैं वो हमारे पास कितने रहते हैं? वर्णों की जो कुल संख्या रहती है वो हमारे पास
44 रहती है। इसके अलावा अन्य वर्ण भी है, आगत वर्ण भी हो गए, अरबी फारसी के हो गए, कुछ वर्णों का हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन वर्णों की संख्या की जब बात आएगी तो हमारे पास 44 वर्ण ही रहेंगे। 11 स्वर और 33 व्यंजन रहते हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन रहते हैं। और ये स्वर के अंदर मैं आपको बता दूं, जो हम पहली क्लास से पढ़ते आए हैं, अंग और ए है, ये स्वर में नहीं आते हैं, इनको भी व्यंजनों में काउंट किया गया, अंग और ए है। इसके अलावा जो शेष बचते हैं 11, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर जो है ये किस में आते हैं। और इसके अलावा री, सॉरी, ऊ के बाद री, ये 11 स्वर है और ये है व्यंजन, 33 व्यंजन। चलो इसको विस्तार से पढ़ते हैं आगे। वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न किए जा सके, जैसे ए, ई, कै, ख इत्यादि। उदाहरण, राम में मूल ध्वनियां रे, आ, मैं, ए है, इनके खंड नहीं किए जा सकते, अतः ये वर्ण है। कहने से तात्पर्य जैसे राम है, हमारे पास क्या शब्द है, राम शब्द, ये है हमारे पास राम शब्द है। इसके हमने खंड कर दिए, रे, आ, मैं और ए, ये जो खंड किए हैं ये वर्ण है। लेकिन इस खंडों में जैसे मैं पहले बता चुका हूं, क्या यह रे, ये क्या है, व्यंजन, आ क्या है, स्वर है, फिर मैं क्या है, व्यंजन है, और ए क्या है, स्वर। अब ये व्यंजन क्यों है कि जब तक किसी वर्ण के नीचे हलंत लगेगा वो व्यंजन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ये है मैं, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना, हल लगा हुआ है, सॉरी, क्योंकि ये भी एक नियम है कि हलंत मतलब ये संपूर्ण जो है ये हलंत वर्ण है। ये क्या है, हलंत वर्ण है। और ये क्या जो नीचे लगता चिन्ह, इसको हल चिन्ह बोलते हैं। और हल लगने से जिसका अंत हल से हो वो हलंत कहलाते हैं। कहने से तात्पर्य इसका अंत किससे हुआ, हल से। अंत में क्या लगा, इसके हल चिन्ह। अच्छा, जिनके हल चिन्ह लगता है वो हलंत कहलाते हैं। तो ये चिन्ह जो है ये हल कहलाता है और ये पूरा का पूरा वर्ण कहलाता है हलंत, क्योंकि इसका अंत जो है वो हल से हो रहा है। अब देखें, मैं के नीचे हलंत हल लगा हुआ है। हल इसलिए लगा हुआ है, ये व्यंजन है, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जब इसमें स्वर मिल जाएगा तब ये मैं हो जाएगा। ठीक है, तब ये मैं हो जाएगा, तब ये पूरा वर्ण माना जाएगा। अब ये वर्ण माना जाएगा, इससे पहले ये क्या, हलंत है। ठीक है, अब देखते हैं मूल ध्वनियां रे, आ। तो रे में क्या है, व्यंजन, और आ क्या है, स्वर। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है और व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कुल जो वर्ण है वो 44 होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे चलते हैं, देखते हैं। हिंदी के मूल वर्णों की संख्या 44 है, जिनमें स्वरों की संख्या 11 होती है और ये स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है 11 स्वर, हमें याद रख लेने हैं। ये 11 स्वर है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें कै वर्ग से तात्पर्य कै, ख, ग और अड़े, ये पांचों के पांचों वर्ग होते हैं, वो कै वर्ग में कहलाते हैं। च वर्ग, इसको याद कर लेना, क्योंकि कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, इसके बारे में आगे माना जाएगा, क्योंकि बार बार हम उन पांचों वर्णों को या पांचों व्यंजनों को बार बार नहीं पढ़ सकते, बार बार उनका उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको वर्ग के रूप में प्रयोग करेंगे। कै वर्ग का मतलब होता है कै वर्ग में आने वाले कै, ख, ग, घ और न, ये सभी के सभी पांचों। च वर्ग में आने वाले पांचों के पांचों। तो कहने से तात्पर्य कै वर्ग में भी 5 आते हैं, च वर्ग में भी 5 व्यंजन, टे वर्ग में भी 5 व्यंजन, तय वर्ग में भी 5 और पै वर्ग में भी, कुल व्यंजन हो गए 25। उसके अलावा ये, रे, ले, वे, श और स और है, ये रहते हैं। ये याद रख लेना कौन से होते हैं, ये 8 हो गए, कुल हो गए 33, अर्थात कुल 33 और 11 44 वर्ण हो गए। ये हमारे हैं वर्ण विचार। अब क्या रहता है, सबसे पहले स्वर। हम क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन को पढ़ेंगे। तो स्वर में क्या है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन्हें उच्चारित करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक भी होते हैं। स्वर के भेद, हम अब क्या करेंगे, स्वर के अनेक भेद माने गए हैं। स्वर के अनेक भेद माने गए, उन भेदों को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं।
स्वर के भेद में सबसे पहला भेद आता है उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला भेद जो आता है वो उत्पत्ति के आधार पर आता है। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर, कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्योंकि सभी स्वरों की डायरेक्ट उत्पत्ति नहीं हुई है, वो संयोग से, संधि से, इस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो मूल स्वर जो वास्तव में मूल ही थी, उनकी किसी के सहयोग से नहीं हुई। लेकिन दूसरे आते हैं हमारे पास संधि स्वर। दूसरे हमारे पास आते हैं संधि स्वर, जिनकी उत्पत्ति किसी के साथ जोड़ने से हुई है, जो अपने आप उत्पन्न नहीं हुए, मूल नहीं थे। उनकी उत्पत्ति किस हुई है? किसी अन्य स्वर के साथ मेल से हुई है। किसी अन्य स्वर के साथ मेल से जिनकी उत्पत्ति हुई है। तो मैंने आपको बता दिया कितने स्वर होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मिनट, आप इस गोले में थोड़ा सा देख लीजिए। ये है, शायद आपको ध्यान आ रहा हो, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? एक हो गया मूल स्वर और दूसरा हो गया संधि स्वर। अब मूल स्वर कौन से हैं? आप ध्यान रखना है, मूल स्वर कितने हैं? ए, ई और उ। ए, ई और उ और री को भी मान सकते हैं। ये है मूल स्वर। और बाकी जो 7 बचते हैं वो सभी सभी किस में आ जाएंगे? ये कितने हैं? 4। और बाकी जो 7 बचते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 बचते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि स्वरों की संख्या हमेशा याद रखना 11 है, इसमें 4 है, तो दूसरे बाकी 7 किस में आ जाएंगे? दूसरे में आ जाएंगे। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। कब क्या होता है? संधि स्वर के भी 2 भेद हो जाते हैं। संधि स्वर के भी 2 भेद माने जाते हैं। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर, और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर, ये दे रखा है। पहला कौन सा है? दीर्घ स्वर, और दूसरा कौन सा है? संयुक्त स्वर। किसके आधार पर है ये भेद? संधि स्वर के आधार। संधि स्वर के भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर वे कहलाते हैं जो समान स्वरों के योग से बनते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो समान स्वरों के योग से मिलते हैं, और संयुक्त स्वर वे स्वर कहलाते हैं जो असमान स्वरों के योग से बनते हैं। अब समान स्वरों के कौन से? अब दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? आ, ई और उ। आ, ई और उ कितने हो गए? 3 है, ये कुल 3। आ, ई और उ, ये कौन से है? दीर्घ स्वर। कैसे है दीर्घ स्वर? क्योंकि ये समान स्वरों के समान स्वर। ए और ए मिलकर क्या बनता है? जैसे हम संधि में भी पढ़ते हैं, वो यही वर्ण अगर पड़ जाए तो संधि बड़ी आसान हो जाती है। ए और ए मिलकर क्या हुआ? आ। ई और ई मिलकर क्या हुआ? ई। ठीक है, उ और उ मिलकर क्या हुआ? उ। तो ये क्या हुआ? समान स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे कहलाते हैं जो समान स्वरों के योग से बनते हैं, आ, ई और उ। और जो संयुक्त स्वर होते हैं वो असमान स्वरों के योग से बनते हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं वो असमान स्वरों के योग से बनते हैं। कैसे बनते हैं संयुक्त स्वर? कौन से? ए और आई। ए किससे बना? ए बना ए धन ई, और ये हुआ ए। तो ये क्या हुए? असमान स्वर। ए भी असमान, ए और ई दोनों असमान स्वर हो गए। अलग अलग स्थानों से उच्चारित होते हैं, क्योंकि ए कहां से होता है? कंठ से उच्चारित होता है, और ई कहां से उच्चारित होता है? तालु से। तो दोनों अलग अलग स्वर हो गए। तो दोनों अलग अलग स्वर हो गए, तो असमान स्वरों के योग से बनने वाले क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इसके अलावा ए और ई, उसके बाद आएगा आ और ए, तो ये हो जाएगा आई। इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, ए प्लस ए धन उ, तो ये हुआ ओ। ये भी क्या हुआ? असमान स्वर। असमान स्वरों के योग से ओ का निर्माण होता है। उसके बाद आ धन ओ, क्या होगा? औ। ये है। तो अभी हमने देखा कि स्वरों के भेद, स्वर के भेद मैं पहले बता चुका कैसे हुए। सबसे पहला बात क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। पहला ही भेद पढ़ रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर।
पहला भेद स्वर का क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ए, ई, उ और री, 4 है। और संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। बाकी जो 7 बचते हैं वो संधि स्वर है। बाकी जो 7 बचते हैं वो संधि स्वर है। अब संधि स्वर को भी दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वर की संख्या है 3। कौन कौन से? आ, ई और उ। आ, ई और उ, 3 है दीर्घ स्वर। बाकी कितने बच्चे? 4। कौन कौन से? ए, आई, ओ और औ। ये चारों स्वर किसमें आते हैं? संयुक्त स्वर में आते हैं। तो ये है पहला भेद स्वरों का। कौन सा? उत्पत्ति के आधार पर। अभी हम देखते हैं उच्चारण कालमान अवधि के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण कालमान या उच्चारण में कितना समय लगता है या कितना प्रयत्न लगता है उच्चारण में, उसके आधार पर। पहला क्या था? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा क्या है? उच्चारण के आधार पर भी। उच्चारण में हमें कितना समय लगता है, उच्चारण में हमें कितना प्रयत्न लगता है, उच्चारण में हमें कितना समय लगता है, काल समय लगता है, और उच्चारण में हमें कितना प्रयत्न लगता है, उसके आधार पर इसके भेद। तो इसके आधार पर इसके भेद कितने किए गए? 2 भेद किए गए। एक है लघु स्वर और दूसरा है गुरु स्वर। पहला कौन सा है? लघु स्वर और दूसरा है गुरु स्वर। लघु स्वर जिसमें कम प्रयत्न करना पड़ता है, जिसमें कम काल लगता है, कम समय लगता है, वो है लघु स्वर। और जिसमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है या जिसमें अधिक समय लगता है, गुरु से तात्पर्य अधिक। लघु से तात्पर्य कम और गुरु से तात्पर्य है अधिक। अर्थात और बांटा किस पे है? प्रयत्न के आधार पे। तो जिसमें कम प्रयत्न करना पड़ता है वो लघु स्वर, और जिसमें अधिक प्रयत्न करना पड़ता है वो दीर्घ स्वर, और जिसमें कम समय लगता है वो लघु स्वर, मतलब कम समय जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो लघु स्वर, और जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है वो दीर्घ स्वर। इस आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। अब लघु स्वर में कौन कौन से आते हैं? जिनमें कम समय लगता है वो कौन कौन से है? ए, ई, उ और री, ये 4 है। ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर है। इनमें बहुत कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर जिनमें बहुत अधिक समय लगता है वो 7 है। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये जो है इनमें अधिक समय लगता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर में आते हैं। ये लिखा हुआ है लघु स्वर और गुरु स्वर। 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 लघु स्वर ये 4 है और दीर्घ स्वर ये है। उसके बाद 3 नंबर पर हमारे पास आता है जाति के आधार पर भेद। 3 नंबर पर कौन सा आता है? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर सवर्ण और असवर्ण, मतलब समान वर्ण के और असमान वर्ण के, समान जाति के और असमान जाति के, समान जाति के और असमान जाति के। तो इसको मैं विस्तार से बता देता हूं। सवर्ण मतलब जो समान स्थान से, एक ही जगह से उच्चारित होने वाले जो होते हैं वो सवर्ण कहलाते हैं। जो अलग अलग स्थान से उच्चारित होते हैं वो असमान वर्ण कहलाते हैं। अब समान वर्ण और असमान वर्ण बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये है हमारे पास जाति के आधार पर, देख रहे हैं जाति के आधार पर भेद। सवर्ण या सहजातीय कौन से? ए और आ, ई और ई, उ और उ, ए, आई, ओ, औ, ये है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? सवर्ण या सहजातीय, असवर्ण या विजातीय, ये भेद है हमारे पास। कौन कौन से? सवर्ण या सहजातीय, असवर्ण या विजातीय, ये भेद है। अब ये कैसे है? सवर्ण में कौन कौन से हैं? ए और आ, ई और ई, ओ और उ, और असवर्ण में ए, आई, ओ, औ। अब आपने देखा यहां तो 1-1 है और यहां 2-2 क्यों दे रखे हैं? तो 2-2 देने से तात्पर्य ये नहीं है यहां सवर्ण या सहजातीय, सवर्ण या सहजातीय। यहां पर प्रश्न आएगा जो सबसे अधिक कंफ्यूज करने वाला होगा, सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाला होगा। तो उस चीज को कैसे समझिए? देखो ए और आ, अगर वह पूछता है कि क्या ए और आ सवर्ण या सहजातीय है, आप कहोगे यस सवर्ण और सहजातीय। फिर वो पूछेगा क्या ई और ई सवर्ण है सहजातीय है, आप कहोगे यस सवर्ण है सहजातीय। फिर वह पूछेगा आपसे क्या उ और उ सवर्ण है सहजातीय, आप कहोगे हाँ यस सवर्ण है सहजातीय। फिर वह आपसे पूछेगा कि ए और ई, ए और ई क्या ये सवर्ण है या सहजातीय है, तो आप क्या कहोगे?
नहीं, ये स वर्ण और स जातीय नहीं है, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान अलग है, ई का उच्चारण स्थान अलग है। ये दोनों स वर्ण और स जातीय नहीं है। स वर्ण और स जातीय है तो सिर्फ ए और आ होगा, ई और ई होगा। ठीक है, अब क्या रहेगा इस तरह से, ये जो समान स्वर है मतलब ए और आ, सिर्फ ये दोनों, यहां आए जरूर है, आए इसलिए क्योंकि ये ए और आप है, ई और ई है, उ और उ है, इसलिए। लेकिन इनको अलग अलग पूछा जाएगा तो ये नहीं है, क्योंकि ए और ई के योग से तो क्या बनता है, ए बनता है। अब ए और आई और ओ और औ क्यों नहीं? अब एक बार पहले ये बता देता हूं, एक बार फिर से बताता हूं, ए और आ। अगर वह पूछता है कि क्या ए और आ स वर्ण या स जातीय है तो आप कहोगे हां। ई और ई स वर्ण या स जातीय है, आप कहोगे हां। उ या उ स वर्ण या स जातीय है, आप कहोगे हां। लेकिन वो कहे ए और ई क्या स वर्ण या स जातीय है तो नहीं, ये दोनों स वर्ण या स जातीय नहीं है। ये दोनों क्यों है, ए और आ, क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है, इसलिए ये स वर्ण और स जातीय है। ई और ई इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए स वर्ण और स जातीय है। दोनों एक ही जगह के और एक ही जगह से उच्चारित होने वाले है, इसलिए ये स वर्ण और स जातीय है। क्योंकि जो एक स्थान से उच्चारित होते हैं वो स वर्ण कहलाते हैं, जो असमान स्वरों से उच्चारित होते हैं वो असवर्ण कहलाते हैं। उ और उ इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक ही है, कौन सा है, ओष्ठ। कहां से उच्चारित होते हैं, ओष्ठों से। उ और उ ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, ये दोनों एक है। लेकिन ए और ई कैसे हुए, क्योंकि ए का तो कंठ से उच्चारण होता है और ई का कहां से होता है, समान जगह से नहीं होते ना, इसलिए ए और ई नहीं होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ए और आ, ई और ई, उ और उ ही है, इन दोनों को मिक्स करने की कोशिश करें तो वो स वर्ण या स जातीय नहीं रहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ की, आज की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। उसके बाद आता है असवर्णीय। अब ए क्यों होगा, क्योंकि समान स्वर से उच्चारित नहीं होता, क्योंकि ए तो क्या होता है, ए और ई के योग से ए बनता है। अब एक तो कंठ से और दूसरा कहां से, तालु से उच्चारित हो रहा है, और दोनों मिलके कहां से हो रहे हैं, कंठ तालव्य। ए जो है वो कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु दोनों के सहयोग से उच्चारित हो रहा है। ए जो है वो कौन सा स्वर है, कंठ तालव्य। कौन सा स्वर है, कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों के सहयोग से जिसका उच्चारण होता है। आई क्या है, आ और ए से आई बनता है, तो ये भी क्या है, कंठ और तालु से, तो कंठ तालव्य, ये भी कंठ तालव्य। इसी तरह से ओ और औ का निर्माण होता है, तो ये अ वर्ण या वी जातीय, याद रखना। और अभी तक जो भी आ रहे हैं वो 4 और 7 के रूप में आ रहे हैं, 3 और 4 के रूप में आ रहे हैं, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, कौन कौन से थे। पहला उत्पत्ति के आधार पर, पहला था उत्पत्ति के आधार पर कि स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरा था कालमान या प्रयत्न के आधार पर, भी कितना समय लगता है और कितना प्रयत्न लगता है उसके आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर हमने 2 बांटे थे, कौन कौन से, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, संधि स्वर को भी 2 भागों में बांटा था, कौन कौन से भागों में, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। उसके बाद हमारे आए थे किसके बाद, उच्चारण कालमान या प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण कालमान या प्रयत्न के आधार पर, इसके आधार पर हमने 2 भेद किए थे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद हमने जाति के आधार पर भेद किया था, जाति के आधार पर भी 2 भेद थे, स वर्ण या स जातीय, अस वर्ण या वी जातीय। उसके बाद जो चौथा भेद है वो है हमारे पास उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण का जो स्थान है वो कौन सा है। उच्चारण स्थान के आधार पे आपको बता दूं, हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जैसे इसके वर्ण है, जैसे इसके वर्ण है, जैसे इसके स्वर है, वैसे ही उच्चारण स्थान भी है। मतलब पूर्णतः वैज्ञानिक वर्णमाला मुझे लग रहा है कि शायद संसार के अंदर हिंदी की ही है जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। मतलब उच्चारण स्थान का भी उसी तरह से ध्यान रखा गया है जैसे हम लिपि में ध्यान रखते हैं, लिखने में ध्यान रखते हैं। हम सबसे पहले किसका उच्चारण करते हैं, ए और आ का। सबसे पहले हम किसका उच्चारण करते हैं, ए और आ का। तो सबसे पहले कहां से, कंठ से। आप यहां से चलिए, उधर उनको डिवाइडेशन करते जाइए और इधर यहां से चलते जाइए। ऐसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा देख लेना आप एक बार, फिर मैं चार्ट के माध्यम से बता दूंगा आपको। ये देखिए सबसे पहले क्या है, चलो ये लिखा ही हुआ है, इसी से देख लें। सबसे पहले देखिए ए और आ, कंठ है। कंठ से बोले गए कौन से, ए और आ। कहां से बोले जाते हैं, ए और
आपको बता दूं कंठ से उच्चारण होता है, जीभ का ज्यादा कोई इसमें तालमेल नहीं होता है और मुंह को बंद करके आप ए का उच्चारण नहीं कर सकते और बिना कंठ के भी ए का उच्चारण और आ का उच्चारण नहीं कर सकते, ए और आ। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है तालु। तो कंठ के जस्ट बाद जो आता है वो तालु है, उसके जस्ट बाद जो आता है वो मुर्दा है, मतलब दांतों और तालु के बीच का जो कठोर भाग है जहां लगभग दांतों की जड़ें होती हैं वो कहलाता है मुर्दा। वो सबसे कठोर भाग होता है क्योंकि वहां दांतों की जड़ें होती हैं इसलिए वह कठोर होता है। तो जो कठोर भाग है वो कहलाता है मुर्दा, तो वो कहलाते हैं मूर्धन्य। और उसके बाद दांत आते हैं और उसके बाद दांतों के बाद क्या आते हैं, होठ आते हैं। बस ये इतने ही उच्चारण स्थान है। कौन से? कंठ एक, दूसरा तालु और तीसरा मुर्दा, चौथा दांत और पांचवा है ओष्ठ। ये 5 स्थान है और इसी के आधार पर हम सभी को बांटते हैं। बाकी जो बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, या तो कंठ ओष्ठे में आ जाते हैं या फिर कंठ तालवे में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कंठ है, तो कंठ से बोलने वाले पहले 2 कंठ से ए और आ, ए और आ क्या रहेंगे, कंठ है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा आता है तालवे, दूसरे हमारे पास ई और ई का उच्चारण करते हैं, तो ई और ई। दूसरा स्थान कौन सा है, तालु, तो तालवे। दूसरा स्थान कौन सा है, तालवे, तो तालु आता है। उसके बाद आता है मुर्दा, मूर्धन्य री। उसके बाद आता है दंते, दंते है ली। दंते कौन से, दांतों से। मुर्दा के बाद क्या आता है, दांत आते हैं, तो दांतों से बोला ली। ली का हिंदी में इतना प्रयोग नहीं किया जाता, संस्कृत में किया जाता है। उसके बाद आता है ओष्ठ। दांतों के बाद क्या आते हैं, ओष्ठ। मैंने आपको बताया कंठ है, तालवे, मूर्धन्य, दंते और ओष्ठ। ओष्ठ सबसे बंद में क्या आते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठों से कुछ का उच्चारण होता है उ और ऊ का, उ और ऊ, उ और ऊ। ओष्ठ के बिना, ओष्ठों को बंद करके आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते, या ओष्ठों को बिना खोले। जो उ और ऊ जो रहते हैं उनका उच्चारण वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार की श्रेणी में आते हैं। तो इनके उच्चारण में होठ जो रहते हैं वो वृत्ताकार रहते हैं। आप अन्य किसी तरह से इनको ऊ और ऊ, उनको वृत्ताकार बनाना ही आपको पड़ेगा। उसके बाद आता है कंठ तालवे। कंठ और तालु के सहयोग से बनने वाले ए और आई। कंठ और तालु से ए और आई, कंठ और ओष्ठे से। अब ये भी देखो, पहला क्या है, कंठ और तालवे, ठीक है ना, कंठ और तालवे। ये भी क्रम देखो, ए और ई का, फिर कंठ और। अब कंठ और ये क्यों कर रखा है, क्योंकि बिना कंठ के तो कोई बोले नहीं जा सकता ना, कोई स्वर बिना कंठ के तो बोला नहीं, क्योंकि कोई भी स्वर वो कंठ से निकलने वाला है, इसलिए कंठ कहा गया, कंठ के साथ जोड़ा गया। तो पहले कंठ के साथ किसको जोड़ा गया, तालु को जोड़ा गया। तालु के साथ जोड़ने के बाद ए और आई रहा। ए और आई का विभाजन मैं बार बार नहीं करूंगा। फिर आता है ओष्ठ्य। कंठ के साथ किसका जोड़ा गया, ओष्ठ्य को। ओष्ठ्य को जोड़ने के बाद हमारे पास आता है ओ और औ। ओष्ठ्य के साथ जोड़ने के बाद हमारे पास ओ और औ आता है। तो ये कितने भेद हो गए, 7 भेद। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 7 भेद माने जा सकते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 7 भेद माने जा सकते हैं। कंठ्य, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धन्य, 4 नंबर पर दंत्य, 5 नंबर पर ओष्ठ्य, 6 नंबर पर कंठ तालव्य और 7 नंबर पर कंठोष्ठ्य। कंठ तालव्य और कंठोष्ठ्य। अभी चलते हैं हम आगे। अब इसका 5 नंबर का भेद आ गया, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर 5 नंबर पर इसका भेद हम करते हैं। जीवा के उच्चारण स्थान के आधार, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर जो ये स्वर है वो कहां कहां होते हैं, जीवा के आधार पर। तो जीवा, जीव जिसे बोलते हैं, ठीक है, जीवा के आधार पर। तो जीवा के आधार पर इसके 3 भेद किए गए, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। जो जीवा के अग्रभाग से, जिनका उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है वे अग्र स्वर कहलाते हैं। जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वे मध्य, और जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है वो पश्च स्वर कहलाते हैं। तो अग्रभाग की जब बात आती, मध्य भाग की बात आती है, तो इसको मैं पहले अलग से करवा चुका हूं वैसे तो, लेकिन यहां फिर से करवा देता हूं कि ए। आप एक याद कर लीजिए, ए। किसको याद करना है आपने, ए को। किसको, ए को। ए क्या है, मध्य। ए क्या है, मध्य है। मैं यहां आपको फिर से करवा देता हूं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च, इन पर जो कठिन है इन पर अलग से वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र, मध्य और पश्च। अब अग्र में क्या, सबसे पहले मध्य में ए लिख लेंगे। मध्य में हमने क्या लिखा, ए लिखा। मध्य में केवल जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो है ए।
जीभ के मध्य भाग से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो है ए। अब आता है जीभ के ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है आ, यहां लिख लो आ, ये आ गया पश्च भाग से, जीभ के पश्च भाग से। पश्च भाग से क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण अधिकतर कंठ से होता है कि आ, तो मतलब आगे वाला जीभ कैसे जरूरत नहीं रहती, पीछे वाला से काम हो जाता है, ठीक है। पश्च भाग से आ लिख लिया, ए के बाद आ लिखा, इसके बाद कोई भाग नहीं है, जस्ट ऊपर चलो, यहां आ जाओगे आप ई और ई, ई और ई, क्या लिखोगे ई ओ ई। अब वापस नीचे आ जाओगे ओ और ऊ, फिर ऊपर चले जाओगे ए और आई, फिर नीचे आ जाओगे ओ और औ। अब 2-3 बार कॉपी में इसको लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ये सारणी याद हो जाएगी। यहां से आपने रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारने के बजाय आपने क्या करना है कि इसको लिख के देखना है, और 2 या 3 बार जैसे ही आप लिखोगे तो लिखने के बाद आपको ये सारणी याद रहने लग जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे करोगे कि सबसे पहले अग्र मध्य और पश्च, जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर याद करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अग्र मध्य और पश्च लिख लोगे। मध्य में ए लिख लोगे कि मध्य से केवल एक ही स्वर का उच्चारण होता है, वो है ए। अब उसके बाद ए के बाद नीचे आ जाओगे आ लिखोगे, क्योंकि ए के बाद आ आता है, ए से पहले आ नहीं आता, इसलिए ए के बाद आ आता है तो पहले आ लिखोगे। आ लिख दिया, आगे कोई पंक्ति नहीं है लिखने के लिए, वापस ऊपर चले जाओ ई और ई लिख दिया। ई और ई लिखने के बाद, ई और ई लिखने के बाद फिर वापस, बीच में तो लिखना नहीं है, फिर नीचे आओ, क्या लिखोगे ऊ और ऊ लिखोगे, लिख दिया। अब वापस फिर ऊपर जाओ, क्योंकि ऊ और ऊ के बाद क्या आता है ए और आई, उसको ऊपर लिखे हो। ए और आई के बाद क्या आता है ओ और ऊ, उसको वापस नीचे लिख दो। इस तरह से आप चलते जाओगे। एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले मध्य में ए लिख दीजिए, उसके बाद आ लिख दीजिए, क्योंकि बाद में आता है आ, इसलिए आ लिख दीजिए। अब आ लिख दिया, आगे कोई पंक्ति नहीं है, आगे कोई भाग नहीं है, इसलिए वापस हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा तो कौन सा जोड़ा है, ई और ई का जोड़ा, वहां लिख दीजिए। अब ई और ई का जोड़ा लिख दिया। अब नेक्स्ट जोड़े के लिए हमें वापस आगे जाना पड़ेगा, बीच में लिख नहीं सकते, तो नीचे आ जाओ ऊ और ऊ लिख दिया। अब नेक्स्ट जोड़े के लिए ऊपर जाओ, ऊ और ऊ के बाद क्या आता है ए और आई, ऊपर लिखे हो। ए और आई के बाद क्या आता है, वापस नीचे आ जाओ ओ और ऊ। इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से तुम बड़ी आसानी से याद कर सकते हो, कौन से, जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर। जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं, अग्र मध्य और पश्च, अग्र मध्य और पश्च, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। साथियों ऐसा है कि मैं हार मान लूं ये हो नहीं सकता, और तुम्हें मैं हारने दे नहीं सकता। तो साथियों मुख्य आकृति के आधार पे 6वां जो भाग है हमारे पास क्या आता है, मुख्य आकृति के आधार पे, मुख्य की आकृति के आधार पे। तो मुख्य की आकृति के आधार पे हमने इसे 4 भागों में बांट दिया। मुख्य की आकृति के आधार पे हमने इसे कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में, जिसमें सबसे कम मुंह खुला हो, अर्थात मुंह है लगभग बंद हो। पहला भाग कौन सा है, मुंह है लगभग बंद हो, थोड़ा सा ही खुला हो, ठीक है। दूसरा भाग जिसमें मुंह है कम बंद हो, मतलब थोड़ा सा खुला हो, मुंह है थोड़ा सा खुला हो। तीसरा भाग जिसमें थोड़ा सा ज्यादा खुला हो, थोड़ा सा ज्यादा खुला हो। और चौथा भाग जिसमें मुंह है पूरा खुला हो। इस आधार पर 4 भागों में बांटा है। जिसमें मुंह है कम खुला हो, संवृत स्वर। जिसमें मुंह है लगभग बंद हो, सॉरी, जिसमें मुंह है लगभग बंद ही हो, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा खुला हो, उसे बोलते हैं संवृत स्वर। क्या बोलते हैं उसे, संवृत स्वर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, जिसमें मुंह है लगभग बंद हो। उसके बाद आते हैं मुंह है कम बंद हो, कम बंद हो मतलब थोड़ा सा मुंह है खुला हो, तो उसमें क्या रहेगा, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर। फिर आते हैं मुंह है थोड़ा खुला हो, मुंह है थोड़ा खुला हो मतलब फुल से थोड़ा सा कम, उसे आता है अर्धविवर्त स्वर, उसे बोलेंगे अर्धविवर्त स्वर। अर्धविवर्त मतलब जो और अंत में आएगा जिसमें पूरा खुला हो, विवर्त स्वर। विवर्त मतलब वृत्ताकार टाइप, तो विवर्त मतलब वृत्ताकार टाइप, कहने से तात्पर्य कि पूरा खुला हो। तो अब इनमें कौन कौन से आते हैं उसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से करवाने का प्रयास करूंगा। कैसे, उसको भी ट्रिक के माध्यम से करवाना, ये लिखे हुए इसी के माध्यम से मैं करवा देता हूं आपको। ट्रिक कैसे प्रयोग करेंगे, अब देखो पीछे मैंने क्या लिखवाया था, सबसे अंत में क्या लिखवाया था, ए और आ। आप सबसे पहले तो लिख दीजिए इनको लिख के, और ए और आ लिख दीजिए, यहां ए के नीचे आ लिख दीजिए, ठीक है। ए और आ सबसे अंत में लिख दीजिए। और विवर्त स्वर है, जैसे उसमें हमने मध्य स्वर याद किया था, क्या था, ए, उसी तरह इसमें हमने एक स्वर याद करना है, विवर्त स्वर। विवर्त स्वर कौन सा है, आ, जिसमें मुंह है पूरा खुला होता है, जैसे आ
मुंह पूरा खुला, कम खोलते ही इस तरह से हम उच्चारण उसका नहीं कर सकते। आ के लिए हमें मुंह पूरा खोलना होगा, तो जिसमें मुंह पूरा खुला हो उसे बोलते हैं आ। विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर, याद रख लेना। आ एक है। अब जैसे उसमें लिखा था एक, तो एक बात तो ये याद रखना, विवृत स्वर अकेला ए है। उसके अलावा आपने उसमें भी अंत में क्या लिखा था, ए और आ, वो ए और आ इसमें लिख लीजिए। अब आता है, अब आप क्या करोगे, ऊपर से चलिए, ए और आ आगे, अब ऊपर से चल पड़िए। सबसे पहले क्या लिखोगे, ई और ई, ऊ और ऊ, लिख दिया सारा। ई और ई, ऊ और ऊ लिख दिए। अब आगे वाली लाइन आती है, आगे वाली क्या आती है, ए और आई, ओ और औ, उनको डिवाइडेशन कर दीजिए। ए को यहां लिख दीजिए और आई को आगे वाले में लिख दीजिए, ओ को यहां लिख दीजिए और औ को आगे वाले में लिख दीजिए। अब ये हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं इतनी आसानी से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर एक बार इसकी सारणी बनाकर खुद करेंगे तो आपको लगेगा इतना आसान था। इतने वर्षों से हर बार ये वाले हमारे जो वर्ण है, ये स्वर जो है हमारे गलत होते आए हैं। कौन सा समर्थ स्वर है, कौन सा अग्र स्वर, कौन सा मध्य स्वर, कौन सा विवर्त, कौन सा अविवर्त, ये समझ से बाहर रहे हैं। तो ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। क्या करोगे आप, ए और आ लिखोगे, ऐसा ही उसमें लिखा था ना, उसमें भी तो आपने ऐसे ही लिखा था, अग्र मध्य और पश्च, अंत में लिखा था ए और आ, वैसे ही ए और आ इसमें लिख दीजिए। कहानी खत्म, ए और आ हो गए। अब अपने शुरू में आ जाते हैं, कहां, समृद्ध स्वर में, ई उ ऊ, ई उ ऊ यहां लिख दीजिए। अब आइए अर्ध स्वर में, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर में इसमें ए लिख दीजिए, ठीक है। फिर आई आगे वाले में लिख दीजिए, फिर अर्ध विवर्त स्वर, इसमें ओ ए लिख दीजिए और औ लिख दीजिए। तो कहने से तात्पर्य यह है कि आप इन चीजों की बजाय आप सारणी बनाते वक्त क्या करेंगे कि मुखाकृति के आधार पर 4 भेद होते हैं। आप फिर क्या करोगे, समृद्ध स्वर आता है सबसे पहले, फिर आता है अर्ध समृद्ध स्वर, फिर आता है अर्ध विवर्त स्वर और फिर आता है विवर्त स्वर। इस तरह से पहले लिख लीजिए। आप क्या करोगे, सबसे पहले समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवर्त स्वर और विवर्त स्वर लिख लिया। सबसे पहले इन चीजों, इनके नाम लिखिए। ये मत ऐसे मत लिखिए कि समर्थ स्वर ई उ ऊ ऐसे, फिर अर्ध समर्थ स्वर ए ओ, इस तरह से मत लिखिए, साथ का साथ मत लिखिए वरना याद नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है, पहले नाम लिखना है, समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर और विवृत स्वर लिख लिया। अब मैंने जो ट्रिक बताई है उसका प्रयोग कीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो पहले हम जीवा के आधार पर करके वही चीज कर लीजिए। यहां ए लिख दीजिए और नीचे आ लिख दीजिए, बस। और एक बात याद कर लीजिए कि आ जो है विवर्त स्वर जो है वो केवल आ ही है, लिख दिया। अब वापस ऊपर से आ जाइए, इनको भूल जाइए, ये क्या है इनको भूल जाइए। सबसे पहले क्या लिखिए, ई और ई, फिर क्या लिखिए, उ और ऊ, ई और ई, उ और ऊ लिख लीजिए। फिर लिखिए ए और फिर उसके बाद लिखिए आई, नीचे वाले में ए लिखिए और नीचे वाले में आई, फिर यहां ओ लिखिए और नीचे वाले में औ लिखिए, और फिर इनको देखिए, अपने आप आपकी सारणी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बड़ी आसान तरीके से आप स्वरों को याद कर सकते हैं। देखते हैं आगे। इसके बाद 7 नंबर पर, 7 नंबर पर हमारे पास आते हैं वृत्ताकार ओष्ठाकृति के आधार पे, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वर माना जाता है, और जिनके उच्चारण में वृत्ताकार नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार माना जाता है। जिनके उच्चारण में जो ओष्ठ है वो वृत्ताकार हो जाते हैं, जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार हो जाते हैं उन्हें वृत्ताकार स्वरों की श्रेणी माना जाता है। जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होते उन्हें अवृत्ताकार माना जाता है। अब वृत्ताकार किस किस में हो जाता है ये हम देखते हैं। वृत्ताकार किस किस में होते हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्या ए मैंने उच्चारण किया ए हुआ वृत्ताकार, नहीं हुआ तो ये भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने उच्चारण किया आ, क्या वृत्ताकार हुआ, नहीं। उसके बाद मैंने उच्चारण किया ई, क्या वृत्ताकार हुआ, नहीं। उसके बाद मैंने उच्चारण किया ई, क्या हुआ, नहीं। उसके बाद मैंने उच्चारण किया ऊ, उसके बाद मैंने उच्चारण किया ऊ, हो गया वृत्ताकार। उसके बाद मैंने उच्चारण किया ऊ, तो इसमें भी वृत्ताकार हो गया। उसके बाद मैंने उच्चारित किया आई, क्या हुआ वृत्ताकार। चलो वृत्ताकार करके उच्चारित करके देखता हूं, आई नहीं होता,
जो वास्तविक उच्चारण है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए आई, इसके लिए वृत्ताकार नहीं हो सकता। उसके बाद देखो ओ के लिए हमें वृत्ताकार करना पड़ता है, ओ औ। अगर मुंह को हम सीधा रखने की कोशिश करें कि सीधा रखकर अगर इसको उच्चारण करने की कोशिश करेंगे कि जैसे आउ, नहीं कर सकते, इसके लिए औ हमें वृत्ताकार करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से हैं? उ और ऊ, ओ और औ, ये 4 आए जिसमें वृत्ताकार होता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वृत्ताकार के कौन से होते हैं? 4, उ और ऊ, ओ और औ, उ और ऊ, ओ और औ, ये 4 जो है वृत्ताकार होते हैं। बाकी शेष जो भी बचते हैं वो सारे क्या आते हैं? अवृत्ताकार में आ जाते हैं। ये 4 और बाकी कितने बचते हैं? 7 और कुल कितने हो गए? 11। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो ये इस तरह से वृत्ताकार और अवृत्ताकार हम जान सकते हैं। तो हमने पढ़े 7 वेद, स्वरों के हमने 7 वेद किए हैं। पहला कौन सा था? एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, 7 वेद किए हैं। पहला कौन सा था? उत्पत्ति के आधार पर कितने थे? मूल स्वर और संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। जो संधि स्वर है उसके भी आगे 2 भेद किए थे, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। उसके बाद 2 नंबर पर हमने उच्चारण कालमान या प्रयत्न के आधार पर, दूसरा था उच्चारण कालमान या प्रयत्न के आधार पर। इस पर भी 2 थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, लघु स्वर या दीर्घ स्वर, 2 भेद थे। उच्चारण कालमान के बाद हमने क्या था? सजातीय या विजातीय, असवर्ण या सवर्ण, ठीक है। ये था जाति के आधार पर, जाति या वर्ण के आधार पर 2 भेद थे। चौथा भेद था हमारा जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। हमने 3 भेद किए थे, अग्र, मध्य और पश्च। जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर हमने 3 भेद किए थे, अग्र, मध्य और पश्च। उसके बाद हमने किए थे जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर। उसके बाद हमने किया था मुखाकृति के आधार पे हमने 4 भेद किए थे। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, उसके बाद अर्धविवर्त स्वर, और उसके बाद आएगा विवृत स्वर, अर्धविवर्त स्वर और विवृत स्वर। उसके बाद हमने याद किया था मुखाकृति के बाद आएगा हमारे पास ओष्ठाकृति के द्वार। ओष्ठाकृति में हमने किए थे वृत्ताकार और अवृत्ताकार। कोई एक बच गया है, कौन सा बच गया? हाँ, उच्चारण स्थान के आधार पर। इस तरह से हमने 7 भेद किए थे, उच्चारण स्थान के आधार पर इस तरह से हमने 7 भेद किए थे। अब देखते हैं आगे, स्वर जो रहते हैं वो सानुनासिक और निर्नुनासिक, ये भी पूछ ली जाते हैं। सानुनासिक, अब इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं 3 चीजें? एक तो आता है सानुनासिक कौन से है? दूसरा आता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग, ये है जो बिल्कुल अलग प्रकार के स्वर माने जाते हैं। सानुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। सानुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अब सानुनासिक किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जो नाक से, अनुनासिक मतलब से सहित, जो नाक और मुंह है दोनों से बोली जाती है। अनुनासिक, सानुनासिक में क्या आता है? वे ध्वनियां जो नाक और मुंह है दोनों से बोली जाती है, वो सानुनासिक कही जाती है। इन्हें हम चंद्र बिंदु के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किसके माध्यम से? चंद्र बिंदु के माध्यम से। इन्हें हम चंद्र बिंदु के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सानुनासिक, जो चंद्र बिंदु रहता है वो किस में आता है? सानुनासिक में आता है। किसमें? सानुनासिक में। और निर्नुनासिक, निर मतलब नहीं, जिसमें हम किसी का भी प्रयोग नहीं करते, अर्थात किसी की सहायता नहीं लेते, अर्थात नाक का प्रयोग नहीं करते, जिनमें नाक की सहायता नहीं ली जाती, वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक में क्या है? सभी स्वर जो है वो निर्नुनासिक में आते हैं, बिना किसी की सहायता वाले, मतलब इन पर किसी प्रकार का, जैसे हम जिन स्वरों को याद करते हैं वो स्वर सभी किस में आते हैं? निर्नुनासिक। सिंपल ए, आ, ई,
ए ओ ऊ, री ए आई ओ औ, ये जो स्वर है ये निर्नुनासिक आते हैं, ये आते हैं निर्नुनासिक। अगर सानुनासिक की बात आए, सानुनासिक मतलब नाक सहित, सानुनासिक नाक सहित, जो नाक से भी बोले जाते हैं तो वो क्या होते हैं, मुंह और नाक दोनों से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, सानुनासिक, जिन्हें चंद्र बिंदु के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा अनुस्वार, जो केवल नाक से बोले जाते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं, जिनका उच्चारण नाक से होता है। और विसर्ग, इसके बाद आता है विसर्ग, इसे काकले ध्वनि भी कहते हैं, विसर्ग को काकले ध्वनि भी कहते हैं, गिना जाता है। अनुस्वार व विसर्ग, अनुस्वार व विसर्ग को व्यंजनों में गिना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग इन दोनों को किस में गिना जाता है, व्यंजनों में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, इन दोनों को व्यंजनों में गिना जाता है। व्यंजनों के समान इनके उच्चारण में भी स्वरों की आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार इनके उच्चारण में भी स्वरों की आवश्यकता रहती है। लेकिन एक है कि व्यंजनों में क्या होता है, व्यंजन में रहता है, जैसे कै व्यंजन है और धन ए, तो ये हुआ कै, मतलब क्या हुआ, व्यंजनों में क्या रहता है, स्वर जो है वो बाद में आता है, व्यंजन के साथ स्वर जो है वो बाद में जुड़ता है। लेकिन जो अनुस्वार है, अनुस्वार जिसे हम आज तक अंग अंगूर के रूप में पढ़ते आए हैं, अनुस्वार जिसे हम अंग अंगूर के रूप में पढ़ते हैं, ये स्वर नहीं है, इसे हम स्वरों में पढ़ते आए हैं। और ए है खाली, ये दो जो है इन्हें हम स्वरों में पढ़ते हैं, लेकिन ये स्वर ना होकर ये व्यंजन में आते हैं। और जो अंग अंगूर है इसका भी किससे होता है उच्चारण, ए के सहयोग से होता है। और जो ए है विसर्ग जो है उसका उच्चारण भी ए के सहयोग से होता है, मतलब स्वरों के सहयोग से होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। व्यंजनों में क्या होता है, व्यंजन में स्वर जो है बाद में आते हैं, लेकिन अनुस्वार और विसर्ग में स्वर पहले आते हैं। कैसे आएगा, पहले लिखा जाएगा ये और फिर आएगा, पहले आएगा ए और फिर आएगा ये अनुस्वार, फिर होगा ये अंग। पहले आएगा स्वर और बाद में आएगा विसर्ग और फिर होगा ये इस तरह से। तो कहने से तात्पर्य है कि एक बार फिर से बता देता हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोनों बातें, एक बात तो कौन सी महत्वपूर्ण है कि सानुनासिक, जिन्हें नाक की सहायता से बोला जाता है वो सानुनासिक होते हैं। कौन कौन से, सानुनासिक स्वर, सभी स्वर जिनमें चंद्र बिंदु लग जाएगा तो वो सानुनासिक हो जाएंगे। अगर कोई चिन्ह उन पर नहीं लगेगा तो वो कहलाएंगे निर्नुनासिक, जिनमें नाक की सहायता नहीं ली जाती। ये दो बातें थी। अब दूसरी दो बातें महत्वपूर्ण कौन सी है कि अंग और ए है, मतलब अनुस्वार और जो विसर्ग है वो स्वर न होकर व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, व्यंजन में। जिस प्रकार व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग को भी स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जिस प्रकार व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग को भी स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब अंतर क्या है कि व्यंजनों में स्वर बाद में आते हैं, व्यंजनों में स्वर बाद में आते हैं और अनुस्वार और विसर्ग में स्वर पहले आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग में स्वर पहले आते हैं। यह थी महत्वपूर्ण बात। ए योग वाह, अनुस्वार और विसर्ग को ए योग वाह भी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को ए योग वाह भी कहते हैं, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए के योग के वाहक, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो ए के योग से ही होता है। किसका, अनुस्वार और विसर्ग का जो मतलब उच्चारण है वो ए के योग से ही ये वाहक बन पाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण हो पाता है ए के योग से, इसलिए इनको ए योग वाहक भी कहा गया है। ए योग वाह कहा गया है किसको, अनुस्वार और विसर्ग को। क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो है ए के सहयोग से, पहले ए लिखिए और फिर क्या लिखिए, अनुस्वार, तब ये बनेगा अनुस्वार। फिर ए लिखिए और उसके बाद लिखिए विसर्ग, उसके बाद लिखिए विसर्ग, फिर ये बनेगा विसर्ग चिन्ह। तो इस तरह से इनमें क्या आता है, ये ए के योग से ही होते हैं, इसलिए ए योग वाह कहा जाता है। तो
उम्मीद करता हूं कि जो स्वर है वो आप लोगों के समझ में आया होगा और इससे संबंधित जल्द ही टेस्ट भी प्रारंभ हो जाएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी मैं इसको अब समझाने का प्रयास करूंगा, तब आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। चलो अभी हम इसके बाद व्यंजन पढ़ेंगे और स्वर से संबंधित, व्यंजन से संबंधित, वर्णों से संबंधित बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक को जैसे कि मैंने आपको वादा किया था वह वादा अब मैं निभाने जा रहा हूं कि प्रत्येक बिंदु को अलग अलग तरीके से याद करवाया जाएगा। कहने से तात्पर्य जैसे स्वरों को सबसे पहले मैंने स्वरों को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद यूथ पाठशाला ऐप पर टेस्ट लिए जाएंगे और उसके बाद आप अपनी किताब में भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 5 भागों में एक ही बिंदु को समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा कहीं भी कोई कमी त्रुटि रहेगी तो उसको फिर से मतलब आप लोगों के सामने पेश कर दिएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर मुझसे कोई गलती होती है तो उसको मैं आप लोगों के समक्ष पुनः व्यक्त कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो न तो खुद को विद्वान साबित करना है, न अपनी विद्वता को साबित करना है, न कोई अन्य मकसद है। मेरा मकसद यही है कि किसी भी तरह से आपकी सफलता प्राप्त होनी चाहिए और उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करने का हर संभव प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।